ठक ठक ठक। ये सिर्फ आवाज नहीं थी, ये वो दस्तक थी जो बिल्कुल अंधेरी सीढ़ी के ऊपर से आ रही थी। जब आरव ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो पूरा कॉरिडोर घुप अंधेरे में डूबा था। तभी ऊपर से धीरे धीरे किसी के नंगे पैर चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन इंसानी फितरत देखिए, डर से ज्यादा जिज्ञासा हावी हो गई। वो किसी हिप्नोटाइज्ड इंसान की तरह धीरे धीरे उस अंधेरे में सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों के ठीक पार था वो मनहूस कमरा, कमरा नंबर 307। एक पुराना खून जैसे लाल रंग का दरवाजा, जिसके नीचे से एक अजीब सी पीली रोशनी बाहर रिस रही थी। ये तो पूरी तरह नामुमकिन था, क्योंकि सब जानते थे कि वो कमरा बरसों से बंद था। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये थी कि उस बंद कमरे के अंदर से एक लड़की के सिसकने और रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इस पल आरव का खून मानो बर्फ बन गया। वो खौफ के मारे अपनी जगह पर ही जम गया। तभी घुप अंधेरे में ठीक पीछे से एक चीख गूंजी, नीचे भागो, अभी के अभी। परछाइयों के बीच से पसीने से लथपथ और बुरी तरह डरा हुआ हरीश बाहर निकला। उसकी चेतावनी रूह कंपा देने वाली थी। उसने कहा कि अगर जिंदा रहना है तो कभी उस दरवाजे को मत छूना। हरीश के चेहरे का खौफ साफ बता रहा था कि 307 के अंदर सिर्फ कोई भटकी हुई आत्मा नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से बहुत परे और बेहद खतरनाक था। नंदिनी का सच 3 साल पहले। अगली सुबह जब बाकी लड़कों से पूछताछ हुई तो नंदिनी की कहानी सामने आई। 3 साल पहले नंदिनी उसी 307 नंबर कमरे में रहती थी। धीरे धीरे वो पागलों जैसी अजीब हरकतें करने लगी और फिर एक रात वो अचानक और रहस्यमय तरीके से हमेशा के लिए गायब हो गई। लोगों का साफ मानना था कि वो सिर्फ गायब नहीं हुई, बल्कि बहुत ही भयानक तरीके से मारी गई थी। ये सच जानने के बाद खौफ अब आरव की तरफ बढ़ रहा था। उस रात आरव अपने कमरे में था, तभी अचानक उसका टेबल लैंप टिमटिमाने लगा और फिर एकदम अंधेरा। उसी घुप अंधेरे में कान के बिल्कुल पास एक अदृश्य लड़की की फुसफुसाहट सुनाई दी, दरवाजा खोल दो, मुझे बाहर आने दो। जो खौफ अब तक सिर्फ कमरा नंबर 307 तक सीमित था, वो अब नीचे आरव के कमरे तक पहुंच चुका था। जैसे ही घबराकर फोन की टॉर्च जलाई, सामने दीवार पर खून की तरह रिश्ता हुआ लाल रंग का ताजा निशान था, 307। वो अदृश्य शक्ति साफ तौर पर अपना संदेश दे रही थी। दिल जोरों से धड़कने लगा और तभी बाहर खाली कॉरिडोर में किसी के भारी कदमों से तेजी से दौड़ने की आवाज गूंजने लगी। धप धप धप। हिम्मत करके जब आरव बाहर कॉरिडोर में पहुंचा तो वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन फर्श पर जो था वो दिमाग सुन कर देने के लिए काफी था। पानी से भीगे हुए नंगे पैरों के ताजे निशान, और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो निशान सीधे सीढ़ियों की तरफ मुड़ रहे थे, उसी मना की गई तीसरी मंजिल की तरफ। ये निशान मानो बुला रहे थे, वापस उसी मौत के जाल में खींच रहे थे जहां जाने से हरीश ने उसे बचाया था। छिपा हुआ दरवाजा। रात के 1 बजे आरव ने आखिरकार हरीश से सच उगलवा ही लिया। हरीश ने कांपते हुए बताया कि नंदिनी अक्सर ये शिकायत करती थी कि कमरे की पुरानी सड़ चुकी अलमारी के ठीक पीछे एक और रहस्यमयी दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जो सिर्फ रात के अंधेरे में दिखता है और वहीं से कोई उसे अपने पास बुलाता है। इस खुलासे ने डर को नहीं, बल्कि एक खतरनाक जिज्ञासा को जगा दिया। तय हो गया कि आज रात कमरा नंबर 307 के अंदर जाया जाएगा। हरीश ने यह भी बताया था कि नंदिनी के गायब होने वाली रात कमरे की दीवार पर खून से लिखी एक आखिरी चेतावनी मिली थी, उसे बाहर मत आने देना। और अब रात के 1 बजे आरव उसी 307 के दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घुमा रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, दर्जनों अदृश्य प्रेतों की फुसफुसाहटें एक साथ सुनाई दी, जो भीख मांग रही थीं। खोलो, हमें बाहर आने दो। जरा कल्पना कीजिए उस खौफ और जबरदस्त मानसिक दबाव की जो आरव उस पल महसूस कर रहा था। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर अजीब काले निशान थे और बीचों बीच वही पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। तभी अलमारी के अंदर से खटखटाहट आने लगी। ठक ठक ठक। आरव जैसे अपने वश में नहीं था, अलमारी के पास पहुंचकर उस सड़ चुके दरवाजे को अंधेरे में खोल दिया और सच में वहां पीछे एक और दरवाजा मौजूद था, बहुत ही पुराना, जिस पर अजीब से निशान बने हुए थे। और उस दूसरे दरवाजे के पीछे से कोई लगातार दस्तक दे रहा था। तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। असली डर वो जाग चुका है। अचानक उस दूसरे दरवाजे के नीचे से एक हाथ बाहर फिसलता हुआ आया।
ये कोई इंसानी हाथ नहीं था, ये पूरी तरह से जला हुआ था, काला था और इसकी उंगलियां पीछे की तरफ बेहद अजीब और डरावने तरीके से मुड़ी हुई थीं। वो खौफनाक हाथ फर्श पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ये वो पल था जहां से वापस लौटना अब पूरी तरह से नामुमकिन हो चुका था। तभी उस दरवाजे के पीछे से एक रूह कंपा देने वाली भारी आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया। घुप अंधेरे के बीच चमकती दो सफेद आंखें, ये वो प्राचीन शैतानी ताकत थी जो सालों से कैद थी। जैसे ही वो दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा, आरव खौफ से पीछे की तरफ भागा, लेकिन धड़ाम 307 का मुख्य दरवाजा बहुत जोर से अपने आप बंद हो गया। अब कोई रास्ता नहीं था। आरव पूरी तरह से उस कमरे के अंदर उस दानव के साथ फंस चुका था। तभी कमरे के एक कोने में एक और डरावनी आकृति उभरने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है। ये नंदिनी की आत्मा थी। उसका चेहरा बीमारों की तरह पीला पड़ चुका था, आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसकी गर्दन एक बेहद भयानक कोण पर टूटी हुई और टेढ़ी थी। उसकी ये चेतावनी बिल्कुल साफ थी। उस शैतान को आज़ाद करके बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी और अब वहां से जिंदा बचकर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। नंदिनी की बात खत्म होते ही उस दरवाजे के पीछे से वो शैतानी दानव पूरी तरह बाहर निकल आया। भूख, सिर्फ यही एक शब्द उस खौफनाक चेहरे से निकला। उसका शरीर बहुत विशाल था, रीढ़ की हड्डी अजीब तरीके से झुकी हुई थी और वो किसी भूखे जंगली जानवर की तरह बेहद तेजी से लपका। उसके अंदर इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं था। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, शिकार करना। अपनी जान बचाने के लिए आरव वापस दौड़ा और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वो शैतानी ताकत दरवाजे को तोड़ने पर आमादा थी। अंदर से लगातार प्रहार हो रहे थे, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। आरव दरवाजे से सटकर खड़ा था, सांसें पूरी तरह उखड़ रही थी और उस जानवर की भयानक सांसों की आवाज दरवाजे के पार से भी साफ सुनाई दे रही थी। वो भारी लकड़ी का दरवाजा उस दानव के प्रहारों से टूटकर बिखरने लगा था। ठीक उसी वक्त नंदिनी की आत्मा जोर से चीखी, मंत्र पढ़ो जल्दी। कमरे की लाइटें पागलों की तरह जलने बुझने लगीं। दीवार पर बने खून से सने प्राचीन प्रतीकों को आरव ने कांपते हुए पढ़ना शुरू किया। जैसे ही आखिरी शब्द पूरा हुआ, एक बेहद भयानक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। वो चीख इतनी तेज थी कि पूरा लॉज कांप उठा और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। ऐसा खौफनाक और जानलेवा सन्नाटा जो साक्षात मौत का एहसास कराता है। अंतिम सच। अगली सुबह जब पुलिस तीसरी मंजिल पर पहुंची तो सब कुछ बदल चुका था। कमरा नंबर 307 पूरी तरह से खाली था और सुबह की धूप से नहाया हुआ था। आरव वहां फर्श पर बेहोश पड़ा था, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ना तो वहां वो पुरानी अलमारी थी और ना ही उसके पीछे कोई दूसरा दरवाजा मौजूद था। सब कुछ मानो हवा में गायब हो चुका था और साथ ही लॉज का मालिक हरीश भी हमेशा के लिए कहीं गायब हो गया था। कुछ हफ्तों बाद आरव ने उस मनहूस लॉज को छोड़ दिया और एक नई जगह शिफ्ट हो गया। लगा जैसे वो उस खौफ से हमेशा के लिए बच निकला है। लेकिन एक रात ठीक 2 बजे नींद खुलने पर सामने नए बेडरूम की दीवार पर खून से लिखे गीले लाल शब्द उभरे, दरवाजा फिर खुल गया है। वो शैतानी श्राप उस पुराने लॉज के कमरे तक सीमित नहीं था। वो श्राप अब आरव के साथ जुड़ चुका था और उसके नए घर तक उसका पीछा कर चुका था। और यहीं पर सबसे खौफनाक सवाल खड़ा होता है, कुछ दरवाजे कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। क्या होता है जब वे आखिरी बार खुलते हैं? उस रात नई अलमारी के अंधेरे से फिर से वही आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। इसी खौफनाक सच्चाई के साथ कहानी का यह विश्लेषण यही समाप्त होता है। सुरक्षित रहें,